डेली आप लोगों का जो 8 बजे 8 PM का सेशन यार कल से वहाँ पे सब्जेक्ट शुरू PIB का सेशन शुरू हो। अगर आप भी इस सेशन में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगस्त, अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त में हम लोगों ने डिसाइड किया है वी विल डू मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन। ओके, वी विल डू मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन। सितंबर में हम क्या करेंगे, सितंबर में वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ द एक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया है। अक्टूबर में हम लोग का रहेगा समरी और बुक के क्वेश्चन, और नवंबर में हम लोग का रहेगा दैट इज मैराथन एंड मैराथन। तो ये हम लोगों का पूरा 4 मंथ का प्लान है जो कि आप लोगों को पे फॉलो करना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड IT एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, का पूछना जानने का अधिकार। तो RTI में बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव जस्ट आस्क क्वेश्चन। हम लोग पब्लिक अथॉरिटी से क्वेश्चन, राइट। और IT एक्ट क्या है आप लोग का, IT एक्ट इज इंफॉर्मेशन जी। आज की डेट में देखा जाए सो वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द टेक्नोलॉजी। बैंक में आप लोग काम करते हैं, बैंक में बिना टेक्नोलॉजी के आप काम कर ही। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट गेट द इंफॉर्मेशन फॉर द RTI? व्हाट इज द टाइम लिमिट गेट द इंफॉर्मेशन से अगर एक्स पर्सन एक अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछा है RTI के अंदर, तो व्हाट इज द टाइम लिमिट इंफॉर्मेशन एक्स कैन 15 days, 45 days, 60 days या 30? बताइए, सबको यहाँ पे आंसर पूछना है, आंसर बताना है। Everybody have to give me the reply. What is the time limit? Get the RTI. This one. Time limit आप सब जानते हैं। फर्स्ट का 30 days is the okay 30 दिन। What is the time limit? Get the information. The life and liberty. लाइफ और लिबर्टी क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अधिकतर एक्ट में आप लोगों को ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अधिकतर एक्ट में आप लोगों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखने को, तो जब आप लोग RTI एक्ट पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे दैट दिस एक्ट इज अकॉर्डिंग टू द राइट। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक्ट हमारे संविधान के जिसको फादर ऑफ लॉ कहा जाता है, इसके अगर अगेंस्ट होता है ना, तो इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, हम उस एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ये चीज बोल। तो इसी में एक आप लोगों का आर्टिकल है, आर्टिकल देखिए। वैसे आप लोगों के सारे एक्ट्स में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, सारे एक्ट्स में आप लोगों के सेक्शंस एक्सेट्रा, राइट। तो आर्टिकल 21, लेकिन संविधान एक ऐसा लॉ का किताब है जिसको हम फादर ऑफ लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पॉइंट वाइज चीजें लिखी रहती हैं वो हम आर्टिकल, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट इन्फॉर्मेशन। तो सपोज किसी एक्स पर्सन को अगर पुलिस वाले ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया बिना किसी रीजन, तो उसके फैमिली वाले क्या कर सकते हैं, फैमिली वाले कैन आस्क द क्वेश्चन। तो इसमें कितने टाइम लिमिट में पुलिस वालों को रिप्लाई करना है, यहाँ पे 48 आवर्स, 24 आवर, 5 डे, 10 डेज। सो कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि आप लोग कभी भी इस चीज, फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट क्लास, फोकस करिए। ओके, आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फी फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI? तब हमें कितना फी सबमिट करना,
अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम पब्लिक अथॉरिटी भी आप लोग के वर्ड्स होते अथॉरिटी है, ये सब आप लोगों के ना टर्म्स होते, सारे के सारे क्या होते हैं आप लोगों के लीगल टर्म्स होते, इसी को हम बोलते हैं। मैंने आपको बोला सितंबर में वी विल डू द डेफिनेशन। बताइए क्लास, व्हाट इज द फी फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन आरटीआई? यहाँ पे 10 रुपये। दैट ओके, 10 रुपीज राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन सिटीजन हैव राइट टू इंफॉर्मेशन जजमेंट ऑफ सुप्रीम implementation of international law by Indian, all states agree to act या law passed by the parliament of, तो समझ के क्लास, Indian citizen have right to क्यों Indian citizen have right to जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आप लोगों अपेक्स कोर्ट से बड़ा कोर्ट हमारे इंडिया, जजमेंट मतलब किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इसके इंडियन सिटीजन फॉलो करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा है ऑल स्टेट एडॉप्टेड एग्री टू इम्प्लीमेंट द एक्ट, मतलब सारे स्टेट ने क्या किया है, इस चीज़ को माना है कि भाई ये चीज़ अडॉप्ट होना चाहिए, या लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ। आपको भी जानना ज़रूरी है, सपोज ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 पार्ट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बना, राइट। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून को। यहाँ पे आप लोगों का अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूँ तो सेंट्रल लेवल पे हमारा क्या होता है कानून बनाने में, लोकसभा एंड राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब जाके आप लोग का लॉ बनता है, राइट। और स्टेट लेवल पे आई होप सो ये सब चीज़ आप लोगों को मालूम होगी, स्टेट लेवल पे विधान परिषद, विधानसभा, तब जाके आप लोग का गवर्नर के साइन होता है और लॉ। तो ये इंडियन सिटीजन को फॉलो क्यों करना है, क्योंकि लॉ हमारा लेजिस्लेशन है। तो सिंपल सा आप लोगों का आंसर क्या होगा, द लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई एवरी इंडियन हैव टू फॉलो, दैट इज सो सिंपल। इंडियन सिटीजन, सिटीजन और पीपल का मतलब व्हाट, द पीपल, राइट। और पीपल मतलब कोई भी पर्सन, पीपल का मतलब क्या होता है, कोई भी, दैट्स इट, ठीक है। How many types of public authority are there? Central public authority, state public authority, both या none of? बताइए क्लास। How many types of public authority, both या? बताइए इसका एग्जाम्पल। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, कहते हैं तो यहाँ पे क्लास पब्लिक व्हाट विल कम, सेंट्रल राइट टू that is okay. The long title of RTIC तरह से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, क्वालिटी, एफिशिएंट या रेप, सही क्लास। What will be long title
फॉलोइंग a long title of transparency. हम इन्फॉर्मेशन क्यों मांगते हैं? जब हम लोग अपने सरकार को खुद वो कि हमारा राइट है, सिक्स का ए द राइट। What is the component of ITA? Legal recognition of certificate. बताइए इसका एग्जैक्ट। What are the component IT Act? IT Act के क्या क्या आप लोग के बताइए। कंपोनेंट लीगल रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सारे ही आप लोगों और क्लास ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों वन लाइनर क्वेश्चन बहुत होते हैं। बिकॉज देखो हर समय आप लोगों का एग्जाम पैटर्न यहाँ है, तो पिछली बार जब जून में आप लोगों का पेपर काफ़ी सारे वन लाइनर आप लोग के एक्ट 2000 विद वेरियस सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पीनल। जब आईटी एक्ट का एंट्री तो बताइए किस किस एक्ट में चेंज, बताइए किस किस एक्ट में। आईटी एक्ट अमेंडमेंट सेक्शंस would act in bankers Indian penal code is I right और बैंक ऑफ इंडिया का मतलब है यू नो दैट पावर फंक्शंस क्या होते हैं और बैंक के ये सब चीज। इंडियन एविडेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट जिस कोर्ट में देखो कोर्ट भी क्या होता है एविडेंस के बेस पे जस्टिस। इंडियन एविडेंस को समझ लीजिए क्योंकि जुलता है एक्ट हम लोग है दैट इज बैंक। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, कोर्ट में क्या क्या एविडेंस पेश करना है दैट इज। और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट का मतलब क्या है, आप सपोज कोई बैंक का मामला अगर कहाँ पे चला जाता है, बैंक का मामला अगर कोई कोर्ट में चला जाता है तो बैंक को क्या चीज प्रेजेंट करना है एविडेंस के रूप में। तो आईटी एक्ट के आने से ना चारों एक्ट में आप दैट्स व्हाई फॉर दिस वन देखिए ध्यान डी इज द राइट आंसर। इसमें से आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी, तो बैंकर्स एविडेंस एक्ट पढ़ना है और ये दोनों एक्ट आप लोगों के। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर डैमेज द कंप्यूटर सिस्टम अनऑथराइज्ड डाउनलोड डाटा affecting virus denial of access acts as per section। ब्लैक कंपनसेशन है 1 करोड़ 5 करोड़। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के क्वेश्चन सारे गिवन होते हैं, क्वेश्चन से हम उस चीज को समझ सकते हैं।
आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉर डैमेज कंप्यूटर, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाउनलोड ऑफ डाटा। यहाँ पे आप एज इट इज याद करना है 1, दैट्स इट। कितना होगा आप लोग का 1 करोड़। तो 9th का बी इज द राइट, याद करिए। ऑर्डर पास्ड बाय कंट्रोल चैलेंजेबल बिफोर हाई कोर्ट, साइबर एपेलेंट ट्राइब्यूनल, एजुडिकेटरी ऑफिसर या सुप्रीम। सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्लास का राइट आंसर नहीं आप लोग माने तो आप लोग साइबर एपेलेंट के बाद भी आप लोगों के हाई कोर्ट आप लोगों का अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 of ITA, a dash shall in any offence, police commissioner, police constable, police officer not below the rank of inspector या chief superintendent. What is the right answer? According to section 78 of IT, dash shall in any offence, police commissioner, police officer or chief superintendent. What is the right answer? यहाँ पे क्लास इसका राइट आंसर का C is the C will be the right. All for hope so आप लोगों सारे भी 8 क्लास में आप सारे क्वेश्चन क्लास जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं सेशन में, ये फीचर कंपनी का है। LLP सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है पार्टनर से। जैसे कंपनी में हम मेंबर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं, LLP में जो पर्सन काम करता है उसे हम पार्टनर्स बोलेंगे। सो पार्टनर हैव अ डिफरेंट एग्जिस्टेंस एंड LLP हैव अ डिफरेंट एग्जिस्टेंस। मतलब आपको एक एक लाइन से बिल्कुल चीज़ें अपने आप रिवाइज होंगी। एनी इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट मे बिकम द पार्टनर इन LLP। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है LLP का, ठीक है। और वो भाई कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। अब ये नहीं कोई पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति को हमने क्या बना दिया, पार्टनर, नॉट अलाउड। एवरी LLP पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल। मतलब क्लास जैसे आप लोग का LLP है, मिनिमम 2 मेंबर रहेंगे, मैक्सिमम अनलिमिटेड, और यहाँ पे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी रहेंगे। सॉरी, मेंबर नहीं बोलना चाहिए था मुझे, 2 मिनिमम पार्टनर और 2 डेजिग्नेटेड। ये दोनों आप लोगों के अलग अलग है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होता है, जो सारे लीगल कंप्लायंस होते हैं LLP का वो सब संभालता है। एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP शैल ऑब्टेन डेजिग्नेटेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब जो भी आप लोगों का डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा ना, जैसे हम लोगों ने कंपनी में पढ़ा था, जो डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर वो दिया जाता है, जो भी डायरेक्टर के लिए अप्लाई करता है, सेम चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा। द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट मैटर थिंग्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द LLP। LLP इज इनकॉर्पोरेटेड वंस इट इज रजिस्टर्ड। मतलब LLP रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी जस्ट लाइक द कंपनी।
किससे रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रार से। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? सर्टिफिकेट देगा एलएलपी को, ओके, और जो भी नाम उसका होगा एलएलपी का वो नाम भी इंडिकेट करेगा। तो मतलब जिस तरह कंपनी में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, एलएलपी में भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ऑन रजिस्ट्रेशन एलएलपी मे बाय इट्स नेम कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुड, मतलब जैसे ही एलएलपी आप लोग का बन गया तो हम एलएलपी पे केस फाइल कर भी सकते हैं, एलएलपी भी हम पे केस फाइल कर सकता है, ठीक है। द म्यूचुअल right and duties of partner of LLP and the mutual right and duties of LLP partnership and its partners are governed by LLP partnership agreement। मतलब क्लास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? LLP एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LLP एग्रीमेंट। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड, कंपनी में MOA AOA, और यहाँ पे आपका क्या होता है? LLP एग्रीमेंट। द रूल्स रिगार्डिंग डिफरेंट conversion and provided in chapter 10 section 55 to 58 of LLP, which has been dealt with the unit beside the rules maintenance of account, other records, audit account and auditing standard and annual return। ये सब आप लोग का चैप्टर का गिवन है, ये सब चीज़ें हैं, बट हमें नहीं करना। मतलब जिस तरह कंपनी के अकाउंट्स ये सब होते हैं, ऑडिटर होता है, LLP में भी आप लोग का पॉइंट किया जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन, दैट्स कूल। क्वेश्चन अब बस इतना ही हमें पढ़ना था एलएलपी में। सबसे पहला क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ विच फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म एंड दिस पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कौन, मतलब एडवांटेज क्या है बताइए? द एडवांटेज ऑफ विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन एलएलपी, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। हाँ जी क्लास, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस वन? सो यहाँ पे क्लास, द एडवांटेज ऑफ विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन एलएलपी। तो हमने देखा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो होता ही है, राइट। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। पार्टनरशिप फॉर्म सी, क्योंकि हमने पढ़ा था, याद करिए, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फॉर्म, प्राइवेट कंपनी एंड दिस वन, ठीक है। तो फर्स्ट का सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, रेडी? मजा आएगा इसमें। एलएलपी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, जल्दी तुरंत आंसर आना चाहिए। क्या एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है? मतलब एलएलपी के पार्टनर्स मर गए, दिस वन, द आंसर इज यस। LLP have a perpetual succession, yes. The minimum number of designated partner in LLP is 5. Minimum designated 5 होंगे। अभी जस्ट हमने सब पढ़ा है, हमने अभी जस्ट सब पढ़ा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज 5, बिल्कुल नहीं, दिस इज फॉल्स, 2 होते हैं। Under LLP Act, the term resident in India means a person who has stayed in India for the period not less than 182 days during immediately preceding 1 year. That is important. That is guys important. जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। सी का एग्जैक्ट आंसर बताइए। क्या ये हमने पढ़ा था? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपके मिनिमम 2, जिसमें से एक एटलीस्ट आपका इंडिया में तो रहना चाहिए, राइट? वही चीज आप लोग का है। तो सी का आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर क्या है? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एन LLP unless he has given the prior consent. इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता, बताइए, जब तक कि प्रायर कंसेंट ना हो। जल्दी बताइए क्लास। सेकंड का
डी क्या होगा आपका, क्योंकि देखिए डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल से ही बनता है। shall not become this unless he has given the prior consent, मतलब उसका क्या कंसंट जरूरी है कि नहीं है? द आंसर इज यस, जरूरी है। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। प्रायर कंसंट जरूरी है, नहीं होगा नहीं बन सकता। LLP पार्टनरशिप में अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 15 days ऑफ द वैकेंसी अराइजिंग ऑफ एनी रीजन। 15 दिन के अंदर अपॉइंट करना है, दैट इज ट्रू। ई पॉइंट, यस क्लास, ई पॉइंट, जल्दी बताइए। 15 days ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई डेज आप लोग का नहीं गिवन है, दैट इज फॉल्स, रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज क्लास व्हाट, रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत। सो यहाँ पे आप लोग का देख सकते हैं, ये आपका आंसर है, इसको याद कर लीजिए। जो भी यहाँ पे पेड क्लास का कैंडिडेट है, ये सब समरी शीट मैं कंपाइल करके पेड क्लास में दूंगी, क्वेश्चंस दूंगी मैं, मेरी तरफ से आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी क्लास, तो कंपनी का पहले समरी पढ़ेंगे, फिर कंपनी के क्वेश्चन। ये समरी शीट आप लोग को फ्री में मिलेगा जो पेड क्लास का कैंडिडेट्स है, ठीक है। अब देखिए कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज व्हाट, आर्टिफिशियल कंपनी क्या है आप लोग का, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, कैन बी डिसॉल्व बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट होता है, ठीक है। इट इज इनविजिबल, इनटेंजिबल, एग्जिस्ट ओनली इन द आई ऑफ लॉ। Company can enter into contract in its own name and it can acquire and dispose property, can be fined। मतलब जब कंपनी का अलग से लीगल एग्जिस्टेंस है, we can file the case on company, company can also file the case on us, ठीक है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकता है। It is distinct entity from the member forming it. Since company is a distinct legal person, it has own signature, common seal, लेकिन कॉमन सील 2015 से कंपनी में कंपल्सरी नहीं है। दैट्स इट, डन गाइज। नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, हम सब पढ़ चुके हैं। वेरियस टाइप ऑफ कंपनी आप लोग का ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, होल्डिंग सब्सिडरी, हमने सारा कंपनी पढ़ा है, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी। MOA, AOA, important public document of any company. Okay, so these are the basic documents required by company prior to its incorporation and has to be registered with the registrar. इसको रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाना है और हर एक कंपनी में रजिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। MOA give the basic detail of company, its objective and the most important document for the company। मतलब जो MOA है, 6 क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, 6 क्लॉजेस जो कि फिल करना जरूरी है। एसोसिएशन क्लॉज को हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी क्लॉजेस को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द चार्टर ऑफ द कंपनी विच टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। AOA लेस देन MOA, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसको देखो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहा गया है। कंसिस्ट द सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉ मेड बाय द कंपनी फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। व्हाट इज दिस? मैंने आपको बताया था घर वाली, और ये आप लोग का क्या है, बाहर वाली। याद है ना पेड क्लास में, घर वाली बाहर वाली, याद दिलाना नहीं पड़ेगा मुझे। बाहर वाली, राइट, सब कोई दिखाना चाहता है बाहर वाली को, गर्लफ्रेंड। घर वाली नहीं, घर वाली जो रूल्स रेगुलेशन बनाएगी यू हैव टू फॉलो, लेकिन बाहर वाली आपके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था पेड क्लास में, तो सेम चीज आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ MOA AOA हैज टू बी नॉर्मली फाइल विद द ROC। रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले वी हैव टू फिल दिस डॉक्यूमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस क्या है, कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन द ऑब्जेक्ट नॉट परमिटेड बाय, मतलब देखो 3 प्रिंसिपल है। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर। कोई भी कंपनी
बियॉन्ड पावर काम नहीं कर सकती, जो MOA में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कोई थर्ड पार्टी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, कंपनी ने उसको दोनों डॉक्यूमेंट पढ़ने को दिया, अब वो थर्ड पार्टी पढ़े ना पढ़े, कंपनी इज नॉट लायबल। अगर डॉक्यूमेंट दिया है तो कंपनी समझेंगी तुमने सब कुछ पढ़ लिया। एंड व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट? इंडोर मैनेजमेंट जो कि आउटसाइडर को बचाता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सी से कंस्ट्रक्टिव, कंपनी को बचाता है, और इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को बचाता है। आउटसाइडर मतलब जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। मतलब इसमें भी सेम चीज़ हुआ, MOA AOA दिया थर्ड पार्टी को, अब कंपनी ने कुछ चेंज कर दिया AOA में, अब ये चेंज आउटसाइडर को नहीं बताया, तो भाई इसमें आउटसाइडर की क्या गलती? आपकी गलती। तो इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को बचाता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस सी से कंपनी, सी से कंस्ट्रक्टिव, कंपनी को बचाता है। मेंबर, मेंबर आप लोग का सेक्शन 2 क्लॉज 55 में आप लोग का डिफाइन है। एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम द member of a company. There are various modes by which person can acquire membership in a company. There are also various circumstances by which membership of a company ceases. Every company is required to be by the statute to keep updated register of the member. मतलब हर एक कंपनी को updated register रखना है, debenture holder etc. The register are to be kept in the register office. मतलब जो भी register होगा सब register office में kept होगा आप लोग का। It is open to inspection by the general public. Company Act confers certain rights to the members such as statutory, documentary. मतलब जो members के right हैं, जो मैंने आपको बोला भी था, that is very important. Statutory right जो Act में given है, documentary MOA AO में given है, and proprietary rights जो कि journal rights होते हैं आप लोग के, ठीक है। Public company has to issue prospectus before raising fund from the public. Prospectus मतलब शो करना कि हम फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। Done. The company, the promoter, director of a company have certain liabilities for any wrongful statement that may be included in the prospectus on the basis of which public invest fund in the company. मतलब एक जरिया है, ब्रोशर है जिससे कि पब्लिक इन्वेस्ट फंड करेगी। यहाँ पे मिस स्टेटमेंट, अगर प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने कुछ गलती किया, सिविल लायबिलिटी भी होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी भी। सिविल लायबिलिटी का मतलब है जहाँ पे कंपनसेशन का डिमांड कर सकते हैं, और क्रिमिनल का मतलब होता है जहाँ पे पनिशमेंट, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अ कंपनी कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2, 1 पर्सन कंपनी में 1 मिनिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम तीनों में 15, ठीक है। मोर देन 15 भी अपॉइंट हो सकते हैं, ओके। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मतलब यहाँ पे लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात की जा रही है, जहाँ पे 1/3 जो जितने भी टोटल डायरेक्टर्स होंगे उसके 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आप लोगों के होने चाहिए, ठीक है। The methodology to be adopted for the appointment of director and the rules of retirement of director is discussed in this unit. Other provision of the Company Act, okay? Other provision of the Company Act as regard holding of qualification share by directors. Directors have to take qualification share. Maximum number of directorship जो कि आप लोगों का कितना होगा? 20. एक पर्सन एट अ टाइम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये आप लोगों का कंप्लीट कंपनी एक्ट का पोर्शन है, ठीक है। सो चलिए लेट्स डू द क्वेश्चन, सम फ्यू क्वेश्चंस। ट्रू एंड फॉल्स। डायरेक्टर आर द एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी। क्या डायरेक्टर्स आप लोगों के कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं? जल्दी बताइए। बताइए क्लास, क्या डायरेक्टर्स एक्चुअल ओनर होते हैं? बिल्कुल गलत। अ कंपनी हैज टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज ट्रू।
कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। द आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। इफ ऑल मेंबर ऑफ अ कंपनी डाई, फिर कंपनी भी क्या वाउंड अप हो जाएगा? कंपनी के मेंबर तो कंपनी भी खत्म। दैट इज नॉट ट्रू। कंपनी इज लीगल पर्सन विद अ परपेचुअल सक्सेशन। मतलब देख के तुरंत आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए, तुरंत की तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रू फॉल्स। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी कैन रिकवर द मनी फ्रॉम द मेंबर इफ द कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट। क्या मेंबर्स को हम डिस्टर्ब करेंगे कंपनी के लायबिलिटी के लिए? क्लास बताइए। క్రోనాలజీ అంటే ఏ ఇయర్ లో ఏం జరిగింది అనేసి మీకు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ बिल्कुल नहीं भाई, हम क्यों मेंबर को डिस्टर्ब करेंगे? दिस इज फॉल्स। अ मेंबर कैन नॉट ट्रांसफर शेयर इन अ पब्लिक कंपनी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर मेंबर। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रू क्लास। भाई मेंबर पब्लिक कंपनी का अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। दिस इज फॉल्स। कर सकता है। अ प्रोस्पेक्टस इज जनरली इशूड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है? यस। चेक कर लो, कई बार ना अलग-अलग बुक से पेड क्लास में सपोज कुछ क्लियर नहीं होता तो हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये आपका क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट। मिनिमम नंबर प्राइवेट में कितना है? मिनिमम 2। मिनिमम इन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में 7। मैक्सिमम नंबर इन प्राइवेट, तो प्राइवेट में मैक्सिमम कितना है? दैट इज 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक, दैट इज एनी नंबर। अ प्राइवेट कंपनी शुड हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल। प्राइवेट कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल, याद रखिएगा, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। और पब्लिक कंपनी में नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। अ गवर्नमेंट कंपनी, द गवर्नमेंट होल्ड एट लीस्ट डैश % ऑफ द पेड अप कैपिटल। बताइए कितना? जी पॉइंट। तो यहां पे क्लास दैट इज 51। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मॉड्यूल डी में आज हम पढ़ेंगे क्या? LLP। तो LLP आप लोग का है क्या? LLP इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी प्लस पार्टनरशिप इज इक्वल टू LLP। तो ये आप लोगों का LLP का क्या है? फॉर्मूला है। ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं LLP। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, एंड आई होप सो आप लोगों को आवाज सही आ रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट LLP? LLP के बारे में क्या चीज सही है? सबसे पहला क्वेश्चन, LLP इज नॉट अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। मतलब LLP और पार्टनर्स दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग नहीं है। सेकेंड, LLP is a legal entity separate from its partner and LLP is a body corporate. और लास्ट है both B and C are correct। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पॉइंट आप लोगों का सही है। जब हम कंपनी पढ़ते हैं तो कंपनी और कंपनी के मेंबर्स, इन दोनों का क्या है? सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। इन दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि हम लोग कंपनी पे भी केस फाइल कर सकते हैं, कंपनी के मेंबर्स पे भी केस फाइल कर सकते हैं। सो बताइए LLP के बारे में क्या चीज सही है? और सबको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है। व्हाट इज ट्रू अबाउट LLP? तो यहाँ पे जो चीज सही है LLP के बारे में दैट इज D1। तो मतलब आप लोग का जो स्टेटमेंट है B इज ऑल्सो राइट, क्योंकि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और पार्टनर्स सेपरेट है। क्योंकि हम लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा था, पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप फर्म होता है वो एग्जिस्ट कैसे करता है? जब पार्टनर्स रहते हैं, पार्टनर्स गए, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व। लेकिन कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द मेंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट का D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
about the number of designated required in LLP. LLP have at least 2 designated partners, यहाँ पे 2 है, थर्ड में 3 designated partners, C में आप लोगों का है 7 और D में आप लोगों का है 4. तो आपको बताना है एटलीस्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने हैं यहाँ पे. जैसे नॉर्मली 2 मिनिमम पार्टनर्स तो होने चाहिए LLP में, एंड कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए. ब्लैंक, मैंने ब्लैंक लिखा है क्योंकि हमने आज ही पढ़ा था सुबह, इसमें एंड लिखा हुआ है, मतलब 2 मिनिमम एंड डैश डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. जल्दी बताइए. जिसको CIB में सिलेक्शन चाहिए क्लास, ट्रस्ट मी, पेड क्लास का कॉन्सेप्ट घोट जाइए. सेकंड, जो PDF क्लास के बाद मिलती है उसको रिवीजन करिए, बिना रिवीजन के मत सोइए. तीसरा, जो क्वेश्चन देती हूं उसी दिन उस एक्ट के क्वेश्चंस को करिए. चौथा, मॉक पेपर सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ई बुक्स रिविजन जरूर करिएगा. और यूट्यूब सेशन कभी नहीं स्किप करना है, करिए. 3-4 महीना बाकी है, आप लोग का एग्जाम जरूर क्रैक होगा. तो यहाँ पे क्लास जो मिनिमम है कितने हैं आप लोगों के, 2. तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है, 2. देखिए ध्यान से, ठीक है. और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम आप लोगों के अनलिमिटेड रहता है. द मैक्सिमम विल बी अनलिमिटेड, दैट्स इट. ठीक है, तो ये आप लोग का राइट आंसर है 2. ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर 2 है. नेक्स्ट, what is the exact time limit in which LLP must file annual return with the registrar? मतलब क्या टाइम लिमिट है वो एनुअल रिटर्न फाइल करेगा रजिस्ट्रार को, बिकॉज हम जानते हैं इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास होगा. सो LLP मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर. और फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक. दूसरा है 45 days from the closing of its financial year. तीसरा है 15 days from the closing of its financial year. और लास्ट है 60 days from the close of the financial year. तो बताइए थर्ड का एग्जैक्ट आंसर क्या है. थर्ड का एग्जैक्ट आंसर क्या है. कोशिश करिए फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स यहाँ पे लाने के लिए. दैट विल बी इजी फॉर यू पीपल. हाँ जी क्लास, that will be easy for you people. So third का exact answer क्या है आप लोगों का. You have to remember LLP must file its annual return within 30 days from the closing of its financial year. तो third का आप लोगों का ये right answer. ठीक है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर. तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप लोग का होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. चौथा क्वेश्चन है, एवरी LLP मस्ट मेंटेन इट्स बुक ऑफ अकाउंट डिलिजेंटली. डिलिजेंटली का मतलब होता है विथ ड्यू केयर. दोज बुक्स ऑफ अकाउंट शुड मेंटेन व्हाट, बताइए. पर्टिकुलर ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर एट LLP विथ द डिटेल्स ऑफ दोज ट्रांजेक्शन. बी है एन इन्वेंट्री ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, वर्क इन प्रोग्रेस, inventories, finished goods as well as cost of goods sold. C है a complete record of the assets and liabilities of the LLP. और D है all of the above. बताइए फोर्थ का एग्जैक्ट आंसर. What will be the right answer for this one? Every LLP must maintain its book of account diligently. It means with a due care. तो यहाँ पे क्लास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ये सारा चीज करना है. सो फोर्थ का राइट आंसर विल बी डी. ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोगों का डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन भी चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स एटसेट्रा, एंड द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द एसेट्स and liabilities of the LLP. तो आप लोग का फोर्थ का D will be the right answer. Got it? Next. Which of the following is the designated place where a limited liability partnership should maintain its account?
कहाँ पे अकाउंट्स को मेंटेन करके रखेंगे, किसको इन लोगों को शो करना है। तो सबसे पहला आप लोग का ऑप्शन है LLP शुड मेंटेन इट्स अकाउंट एट द ब्रांच ऑफिस, दूसरा है एट द कॉर्पोरेट ऑफिस, तीसरा है एट द हेड ऑफिस और लास्ट है एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। हाँ जी क्लास, व्हाट विल बी द राइट आंसर है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, यू विल एग्जैक्टली गेट टू नो द राइट आंसर। Yes class, what is the right answer here? So here the right answer is the registered office. Fifth one, D is the right answer. Next, which among the following parties at LLP should sign the statement of account and solvency? मतलब कौन साइन करेगा? तो कोई हाईएस्ट पर्सनालिटी होगा वही तो करेगा ना। तो बताइए, it should be signed by the designated partner authorities on behalf of the LLP. It should be signed by one partner authorized on the behalf of LLP. It should be signed by all partners, यहाँ पे one partner, यहाँ पे designated partners और यहाँ पे at least two partner. Common sense अप्लाई करिए, कॉमन सेंस अप्लाई करिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। अप्लाई योर कॉमन सेंस। apply your common sense. सो यहाँ पे क्लास देखिए, जब बात होती है अकाउंट और इंसॉल्वेंसी की तो डेजिग्नेटेड पार्टनर इनके पास अथॉरिटी रहता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द LLP शुड फाइल इट्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। बताइए, LLP जो आप लोग का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये सब फाइल करेगा किस पे? The LLP should file its statement of account with the registrar of firm, with the registrar, थर्ड है आप लोग का with the registrar of cooperative society और D आप लोग का है none of the above। बताइए सेवेंथ का एग्जैक्ट आंसर। सेवेंथ का एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा। LLP should file its statement of account and solvency statement कहाँ पे फाइल करेगा? With which of the following parties? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो इतना तो श्योर है आप लोगों का, आंसर इसमें से या इसमें से होगा, बिकॉज इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो आप लोग का आंसर मैंने हिंट दे दिया कहाँ से होगा आप लोग का आंसर। बताइए क्लास, सेवेंथ का एग्जैक्ट आंसर क्या है? याद करिएगा, दैट इज द रजिस्ट्रार, नॉट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। काफी स्टूडेंट्स ने ए को टिक मार्क किया होगा, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रार, दैट्स इट। ठीक है, ये आप लोग का एग्जैक्ट आंसर है। ओके, दैट्स इट।
जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में ना आए कमेंट बॉक्स पे प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। डन। नेक्स्ट, which of the following parties in the LLP is responsible for fixing the auditor remuneration? बताइए कौन फिक्स करेगा ऑडिटर का रेम्यूनरेशन? द रजिस्ट्रार में फिक्स द ऑडिटर रेम्यूनरेशन। क्या रजिस्ट्रार फिक्स करेगा? द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। द ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन गेट डिसाइडेड एज पर प्रोसीजर लेड डाउन इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। या बताइए कौन सा आप लोग का स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों का सही है यहाँ पे, जल्दी बताइए। Which of the following statement is the correct one? यहाँ पे ऑडिटर रेम्यूनरेशन की बात है, मतलब एक तरह से इंटरनल बात है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। Internal rules and regulations. So what will be the right answer here? So class for 8th one, the right answer will be this. D is the right answer. Okay, D will be the right answer here. Next, which of the following parties in the LLP can remove the auditor? अच्छा, कौन ऑडिटर को रिमूव कर सकता है? देखो ऑडिटर क्यों यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि जिस तरह कंपनी में ऑडिटर होता है उनको फाइल करना होता है, तो यहाँ भी आप लोग का सेम चीज है। द रजिस्ट्रार कैन रिमूव द ऑडिटर, द पार्टनर्स कैन, मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रार रिमूव कर सकता है, partner can remove according to the LLP guidelines, and if LLP agreement has no provision for removing, the consent of all partner is necessary। मतलब अगर एग्रीमेंट में नहीं है, जैसे हम लोगों का जो कंपनी होता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज देयर, राइट। कंपनी हो गया, LLP एग्रीमेंट होता है, और पार्टनरशिप आप लोग का पार्टनरशिप डीड होता है। तो बताइए 9th का एग्जैक्ट आंसर क्या है? सो क्लास 9th का एग्जैक्ट आंसर है डी विल बी द राइट आंसर। जो क्वेश्चन समझ में ना आए प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन LLP? बताइए LLP में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप लोगों के कितने होंगे? मैक्सिमम LLP में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप लोगों के अनलिमिटेड है। 10th का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ LLP जो पार्टनर्स होते हैं आर द एजेंट ऑफ, किसके एजेंट होते हैं? क्योंकि हमें रिलेशन मालूम है प्रिंसिपल और एजेंट का। एजेंट के वर्क के लिए प्रिंसिपल इज लायबल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो बताइए LLP में पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ पार्टनर्स और LLP, बताइए ये हमारे पार्टनर्स हैं, क्या इसके रॉन्गफुल एक्ट से जो हमारे अदर पार्टनर्स हैं ये भी लायबल होंगे, या पार्टनर्स की गलती से हमारा LLP लायबल होगा? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों का, दैट कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाई टू द LLP। द पार्टनर्स आर अगेंस्ट द एजेंट ऑफ LLP होगा, लेकिन LLP फर्म, ठीक है, एजेंट ऑफ तो यहाँ पे आप लोगों का LLP, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ LLP। पार्टनर्स, एक पार्टनर गलती करेगा दूसरा पर्सन लायबल नहीं है, बिकॉज LLP में आपका ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं दे आर द एजेंट ऑफ LLP। सो 11th का ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, जो कॉमन सील है इट इज मैंडेटरी फॉर व्हाट? बताइए कॉमन सील, कॉमन सील
इज मैंडेटरी फॉर व्हाट, किसके लिए कॉमन सील? कंपनी, LLP, बोथ या नन ऑफ द अबव? तो कॉमन सील में 2015 में रूल आया था, तो यहाँ पे कॉमन सील में नन ऑफ द अबव, किसी के लिए अब कंपल्सरी नहीं है। पहले कंपल्सरी था, अब आपका किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, बढ़िया। अब आप लोगों को यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है, बहुत 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 इजी है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस बोल रहे थे, क्वेश्चंस आप लोग के सामने है, करिए क्वेश्चन। इट इज मैंडेटरी फॉर LLP टू हैव अ कॉमन सील, अभी हमने पढ़ा। मुझसे पहले आप लोग आंसर दीजिए सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस, ठीक है? मुझसे पहले आप लोग यहाँ पे आंसर्स दीजिए, ठीक है? LLP इज नॉट अ कॉर्पोरेट बॉडी, बिल्कुल गलत, कॉर्पोरेट बॉडी है। एग्जीक्यूशन एंड LLP एग्रीमेंट इज डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है खुद से, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है खुद से, नो, दैट इज टोटली फॉल्स, दैट इज मैंडेटरी। LLP में LLP एग्रीमेंट इज मैंडेटरी। इन LLP ऑल पार्टनर्स हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्या सारे पार्टनर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा? जो पार्टनर्स, मान लीजिए इसमें बोलता है कि मैं सिर्फ इतने तक के लिए लायबल हूं, तो उसको उतना ही लायबल ठहराया जाएगा। जिस तरह कंपनी में होता है आप लोग का, कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है, तो यहां भी आप लोगों का सबके लिए नॉट अनलिमिटेड, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। LLP is governed by Partnership Act 1932. Is that correct? क्या LLP आप लोग का पार्टनरशिप एक्ट से होता है? The answer is no. This is false. छठवा, every partner in LLP is the agent for the purpose of business of LLP but not other partners. बताइए छठवे का एग्जैक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आप लोगों का, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग का दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। LLP कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर चैरिटेबल पर्पस एज वेल एज बिजनेस, मतलब LLP, आज ही मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया था, तो क्या LLP चैरिटेबल पर्पस के लिए भी किया जाता है क्या? चैरिटेबल मतलब बस सर्विस देते रहो, सर्विस बस देते रहिए, तो यहाँ पे ये आप लोग का सरासर क्या है? LLP कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर दिस, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। लास्ट, फॉरेन नेशनल कैन बी बिकम द पार्टनर इन LLP, क्या बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया के LLP में क्या पार्टनर बन सकते हैं? यस और नो, टेल मी। तो यहाँ पे क्लास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? द राइट आंसर विल बी यस, दिस इज ट्रू। सो जल्दी से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 में से आप लोगों के कितने मार्क्स आए? जल्दी से। एक्ट है, अगर देखा जाए मॉड्यूल डी का ये लास्ट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हम लोगों का फर्स्ट बैच मतलब BRBL फर्स्ट टाइम इस सेशन में पढ़ाया गया, जहां पे मॉड्यूल डी आप लोग का कंप्लीट हो गया, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां से क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत बनते हैं, वो पार्ट आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये जो एक्ट है ना, दिस इज नॉट अ न्यू, ये एक्ट आप लोगों का 1988 का है,
लेकिन इसको हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों के लीगल का पार्ट क्यों है, क्योंकि अब आप लोग का कहीं ना कहीं जो करप्शन है वो बैंक में भी हो रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल ICICI बैंक, चंदा कोचर, उनके हस्बैंड, आप लोगों ने मामला सुना ही होगा। लेकिन ये जो करप्शन है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, हर फील्ड में आज की डेट में देखते हैं करप्शन है। करप्शन का ये मतलब नहीं कि सिर्फ पैसे देना, घूस देना, कोई फेवर करना या कोई ऐसा काम जिसमें कि आपका इंटरेस्ट छुपा है, तो ये भी आप लोग का क्या कहलाता है, करप्शन कहलाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन जहां पे हम लोग इस एक्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए। और देखो ये एक्ट 1988 का है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। चेंजेस का मतलब होता है लॉ कभी आप लोगों का ना स्टेबल नहीं रहता है, लॉ आप लोगों का कभी स्टेबल नहीं रहता है, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, that which among the following is correct with regard to the Prevention of Corruption Act। इन चारों में से बताइए क्या चीज बिल्कुल सही है। सबसे पहला, act is to consolidate and amend the law relating to the prevention of corruption in India। second है it extend to the whole of India। C है it apply also to the all citizen of India outside India। यानी कि तीसरे का मतलब है सपोज कोई इंडिया का पर्सन है, बाहर रह रहा है और उसने बाहर करप्शन किया तो भी ये एक्ट आप लोग का उस पर अप्लाई होगा। और डी है आप लोग का ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट वन। बिल्कुल सोच समझ के बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। बताइए क्लास, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ जी क्लास, which among the following is correct? It is consolidate and amend the law relating to the prevention of corruption। ये बिल्कुल सही है। It extend to the whole of India, इंडिया के सारे स्टेट पे अप्लाई होता है, बिल्कुल सही है। It apply to the all citizen outside India, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, डी विल बी द राइट आंसर। जो आप लोग का करप्शन एक्ट है इंडिया के सारे स्टेट्स पे अप्लाई होता है। देखो पहले क्या था ना क्लास, ये जो आप लोग का होल ऑफ इंडिया था ना, 2019 से पहले, ध्यान से सुनिएगा, 2019 से पहले इंडिया के जितने भी एक्ट होते थे ना वो सिर्फ स्टेट के सारे स्टेट एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर पे कोई सा भी एक्ट अप्लाई नहीं होता था। लेकिन मोदी ने 2019 में एक हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें चेंज किया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, ऐसा लॉ का बुक है जो कि आपको बताता है दैट इज अ फादर ऑफ लॉ। जो भी एक्ट बनेंगे ना कॉन्स्टी से होके गुजरेंगे, मतलब कॉन्स्टी वेरीफाई करेगा दैट एक्ट इज वैलिड और नॉट, दैट एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। जैसे आप लोग फ्यूचर में DRT पढ़ोगे, सरफेसी पढ़ोगे ना, तो देखना एक फेमस केस है दोनों में जो बताता है दिस एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो 2019 में अमेंडमेंट के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में भी अब आप लोग का लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। सो दिस इज द बेस्ट आंसर। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को इसका आंसर मालूम चल गया। सेकेंड क्लास, व्हाट इज पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। पब्लिक सर्वेंट हम लोग किसे कहेंगे, तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है, एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय गवर्नमेंट बाय फीस एंड कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। दूसरा है एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। तीसरा है एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ अ कॉरपोरेशन established by or under the central, provincial, state act, authority, body owned and controlled, aided by government and government company। और डी है आप लोग का ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ना एक वर्ड आप लोग को बताऊंगी जिससे मालूम चल जाएगा कि पब्लिक सर्वेंट, ये जो गवर्नमेंट है, इट शो फर्स्ट पॉइंट इज देयर, लोकल अथॉरिटी हमेशा गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है। सी क्या है आप लोगों का, दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। और डी आप लोग का है ऑल दी अबव।
जैसे पब्लिक, देखो ये हाँ आप लोग, मैं बता रही थी ना आप लोगों से कि आप लोगों को दिस वन जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस को पढ़ना जरूरी है। सो गाइस ये जो आप लोग का पब्लिक सर्वेंट है ना, ये डेफिनेशन का ही पार्ट है। तो मैंने आपको बताया है कि मैं सितंबर में आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाऊंगी। तो ये देखो, ये डेफिनेशन में से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो डेफिनेशन में पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग लिखा हुआ है ना, 8-10 पॉइंट है। तो उस 8-10 पॉइंट को देखो, 4 पॉइंट दे दिया बस, 3 पॉइंट, और पूछा है कौन सा पॉइंट सही है। तो ऐसे करके आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू अपॉइंट एज मेनी स्पेशल जज। अच्छा देखो, जो आप लोग का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है ना, जैसा कि हम लोगों ने आज ही पढ़ा था, अच्छे से रिवाइज करिएगा। जैसे इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, हर जगह 2 तरह के केस होते हैं। सिविल केस होता है और एक आप लोग का होता है क्रिमिनल केस। एक आप लोग का होता है क्या? क्रिमिनल केस। सिविल केस, क्रिमिनल केस। सिविल केस में आप लोगों का P वर्सेस P, पर्सन वर्सेस पर्सन केस का नाम होता है। जमीन को लेके, मेरा मेरी बहन से जमीन को लेके डिस्प्यूट हो गया, निकिता मैम वर्सेस अंकिता डिस्प्यूट, तो हम लोगों का मैटर ऐसा नाम होगा। क्रिमिनल केस में क्या होता है ना, एक पार्टी आप लोगों का स्टेट बन जाता है। मान लो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस एक्स पर्सन, एक्स जिसने क्राइम किया है, मर्डर, रेप, थेफ्ट एटसेट्रा। स्टेट क्यों होता है एक पार्टी? क्योंकि देखिए, हर स्टेट गवर्नमेंट का सबसे पहला प्रायोरिटी होता है लोगों की सुरक्षा करना। अब उसी के स्टेट में मर्डर हो गया तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ना उस क्रिमिनल को पनिशमेंट दिलवाना। तो जब स्टेट पनिशमेंट दिलवाएगा ना, तो बाकी लोगों में भी डर बैठ जाएगा कि अरे यार थेफ्ट का 3 साल का पनिशमेंट होता है। तो ये आप लोगों के केसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो करप्शन है ना क्लास, करप्शन को याद रखिएगा, करप्शन को ना ये क्रिमिनल केस के कैटेगरी में रखा गया है। कहाँ पे? करप्शन को क्रिमिनल केस के कैटेगरी में रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो पूछा गया है। अब देखो, क्रिमिनल केस में जो आप लोगों के जजेस होते हैं, नहीं, क्रिमिनल केस में सबसे लोअर कोर्ट क्या होता है? लोअर कोर्ट का नाम होता है सेशन कोर्ट। और यहाँ पे आप लोग का लोअर कोर्ट का नाम होता है, लोअर कोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे सबसे पहले मामला जाता है। तो सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और क्रिमिनल में सेशन। तो जो करप्शन एक्ट में जजेस होते हैं ना, इन्हीं सेशन जज, क्योंकि सेशन कोर्ट में सेशन जज बैठता है, सेशन जज को ही क्या बनाया जाता है? स्पेशल जज बनाया जाता है। देखिए ध्यान से, सेशन जज को ही क्या बनाया जाता है? स्पेशल जज यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन पूछा है, सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, स्पेशल जजेस टू ट्राई द केस ऑफ एनी ऑफेंस that is punishable under this act, any conspiracy to commit or any attempt to commit या any abatement। तीनों चीज मैंने आपको बताया है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, और अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को प्रोवोक करना, दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट। तो क्या और सी है बोथ ए एंड बी। तो बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? What will be the right answer for this question? जल्दी बताइए। अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, स्पेशल जज का मतलब क्या? वो जज जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो भी ऑफेंस होगा उसको डील करेगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। एनी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एनी अटेम्प्ट अबेटमेंट, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लोग का क्लास एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। C will be the right answer here. So third का this is the right answer. Okay, ये आप लोग का right answer है। Next, a person shall not be qualified for appointment as a special judge under the Prevention of Corruption Act unless he or he, मतलब जिस person को सेशन जज बनाया जाएगा, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या वो सेशन जज होना चाहिए?
क्या वो एडिशनल सेशन जज बन सकता है, क्या असिस्टेंट सेशन जज बन सकता है, या ईदर ABC? नहीं क्या हुआ? सो क्लास यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज डी। ठीक है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा जो आपको लगे कि हमने नहीं पढ़ा है मैम। ऐसा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफेंस पनिशेबल अंडर द करप्शन एक्ट शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल जज ऑफ CBI कोर्ट, स्पेशल जज ऑफ NI कोर्ट, स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, या ऑल ऑफ द अबव? जिस स्टूडेंट को ना, जो आप लोग का इतना मोटा IRBF का बुक है पूरा याद करना है ना, इन 3 चीज को फॉलो करो बस। पेड बैच 1 घंटे का होता है, 40 दिन में पढ़ाती हूँ, सिंसियरली पढ़िए। रिवीजन करना मत भूलिए, यूट्यूब सेशन देखना मत भूलिए। इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिस किया तो एक्सट्रीमली सॉरी, आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एग्जैक्ट 3 महीना बाकी है। कर लो इस चीज को इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। आपके सामने हैं चीजें, क्रैक इट। तो यहाँ पे स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सो 5th का C विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और ये चीज करने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कुछ नहीं, उसके बाद मॉक पेपर आराम से, देन मॉक पेपर के बाद आप लोगों का बचा है, और तो कुछ बचा ही नहीं आप लोगों का, मैराथन देख लीजिएगा। मैराथन भी YT में है तो इसको मैं हाईलाइट करूंगी, क्योंकि मैराथन देखना मतलब एक क्विक रिवीजन देखना। तो प्लीज क्लास फॉलो दीज स्टेप्स। नेक्स्ट, एवरी ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट शैल बी ट्राइड बाय द स्पेशल जज फॉर, सबसे पहला पॉइंट, द एरिया विद इन विच इट वॉज कमिटेड, the area within which the offender reside, the area within which the complainant reside, the case as decided by governor of the respective state। तो बताइए 6वें का एग्जैक्ट आंसर क्या है? Every offense under the prevention shall be tried by the special judge for, मतलब कहाँ पे, जल्दी बताओ। जहां पे कमिट हुआ है क्राइम, जहां पे ऑफेंडर रहता है, ऑफेंडर का मतलब होता है जिसने क्राइम किया है, जहां पे कंप्लेंट रहता है जिसने कंप्लेंट किया है, या गवर्नर के द्वारा डिसाइड होगा। तो एक बात बताइए, जब कोई भी कॉज ऑफ एक्शन या इशू, जब कोई भी कॉज ऑफ एक्शन या इशू आप लोगों का अराइज होता है यहाँ पे, तो हम जानते हैं जहां पे आप लोगों का कॉज ऑफ एक्शन होता है ना, उसी जगह क्या करना है आप लोगों को, केस आप लोग का फाइल होगा। तो यहाँ पे द एरिया विद इन विच इट वॉज कमिटेड, दिस इज द राइट आंसर। और लास्ट में जब सेशन खत्म हो जाया करे तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे अपने अपने मार्क्स को तो शेयर किया करो। सेशन एंड हो जाए तो आपके नाम आ ही जाते हैं, तो मुझे आप लोगों के मार्क्स यहाँ पे चाहिए, बिना बोले हर सेशन में, बिना बोले। अभी तक जितना भी मैंने सेशन कराया है, आप लोग प्लीज जाइए कमेंट बॉक्स पे और अपने अपने स्कोर को मुझे बताइए, सच सच, झूठ नहीं बोलना है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, व्हेन ट्राइंग एनी केस द स्पेशल जज में ऑल्सो ट्राई एनी ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन दिस वन विथ विच द अक्यूज्ड में अंडर द व्हाट। मतलब आप लोगों को अप्लाई करना है, अपना कॉमन सेंस बताना है।
आप लोग के सामने 3 एक्ट है। सबसे पहला आईपीसी। आईपीसी किसे कहते हैं? आईपीसी का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। इस बुक में क्या है, हमारे इंडिया में जितने ऑफेंस होते हैं उसका डेफिनेशन और उसका पनिशमेंट गिवन रहता है। कहाँ पे? आईपीसी में। सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल केसेस का क्या प्रोसीजर होता है, दिस इज कॉल्ड सीआरपीसी। और सीपीसी का मतलब क्या होता है? सिविल केसेस में क्या प्रोसीजर होता है, ये आप लोग का सीपीसी है। सो टेल मी क्लास, जब स्पेशल जज आप लोगों का कोई भी केस ट्राई करता है अदर देन द ऑफेंस विच इज मेंशन्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विथ विच दे अक्यूज्ड में अंडर दिस, किस एक्ट के अंतर्गत करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो जो एक्ट जिसके अंतर्गत करता है आप लोगों का, दिस इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दिस इज द राइट आंसर। 7th का बी इज द राइट आंसर। ठीक है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट शेल बी हेल्ड एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल on day-to-day basis and endeavor shall be made to ensure that the trial shall be concluded। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ट्रायल आप लोगों का कंक्लूड होगा, कितने दिन में कंक्लूड होगा? कितने दिन में कंक्लूड होगा? सबसे पहला आप लोगों का है दैट इज 6 month, 1 year, 2 year या 3 year। बताइए। सिक्स मंथ, 1 year, 2 year, 3 year। इसको भी हमने आज ही पढ़ा है। तो यहां पे क्लास याद रखिएगा, जिसको नहीं याद है, 2 year। 2 year इज द राइट आंसर। वेयर अ ट्रायल अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इज कंक्लूडेड नॉट। अच्छा, मतलब अभी देखो, पिछला आंसर हमने क्या दिया था? 2 साल। मान लो क्लास 2 साल में आप लोग का केस खत्म नहीं हुआ, देन विच अमंग द फॉलोइंग एक्शन कैन बी कॉज्ड? द स्पेशल जज शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर नॉट हैविंग डन सो। सेट पीरियड में बी एक्सटेंडेड आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन नॉट एक्सीडिंग 6 month। मतलब 2 साल का था, 2 साल में खत्म नहीं किया, रीजन दो। तीसरा बोल रहा है रीजन सही लगा तो 6 month के अंतर्गत आप लोग को डिसीजन देना है, और आप लोग का 6 month एक्सटेंड हो सकता है 4 साल। द सेट पीरियड टुगेदर विथ विच एक्सटेंडेड पीरियड शैल नॉट एक्सीड द ऑर्डिनरी 4 year इन एग्रीगेट। कुल मिला के 2, 6, 4। बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक तरह से पूरा आप लोग का रिवीजन हो गया आज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पूरा। सो यहाँ पे क्लास 9th का एग्जैक्ट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमने आज ही पढ़ा है 2 साल में कंक्लूड करो, नहीं हुआ तो रीजन दीजिए। रीजन में 6 month तक, 6 से 4 year तक, मतलब मैक्सिमम 4 year से ज्यादा नहीं। A person conducting prosecution before the special judge under the provision of prevention of corruption shall be deemed to be। जो हमारा एडवोकेट स्पेशल जज के सामने इस करप्शन का सुनवाई करेगा उसे क्या बोलते हैं? एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी एक लीगल वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। स्पेशल प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। बताइए। एक आप लोगों के नॉलेज के लिए, नॉलेज लॉयर का मतलब होता है जिसके पास लॉ का नॉलेज है, जिसके पास लॉ का डिग्री है। एडवोकेट का मतलब होता है जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। इसका भी कंपटीशन एग्जाम होता है, इसका भी कंपटीशन एग्जाम होता है। एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। इसका हेल्पर कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। जस्ट फॉर योर नॉलेज आई हैव जस्ट गिवन द आंसर। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दिस इज द राइट आंसर। दैट्स कूल।